नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 13 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 12 एंड 13 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ की यदि आवश्यकता है तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन शाम में प्रोवाइड की जाती है। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इसके नीचे में जो है लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोग जो है थंबनेल पर देखने को मिल रहा है कि आशा भोसले का निधन हो चुका है और इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले दिनों में, लेंगे ये प्रश्न। आगे चलकर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, सही है ना। वीडियो जो है आपके पास लाइव क्लास अभी मिल रही है। यदि आप किसी भी बात से या कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न तो पूछ सकते हैं सीधे तौर पर, है ना। आइए आते हैं, पहला प्रश्न क्या है आपके पास में कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अप्रैल को मनाते हैं। कितने तारीख को? तो 12 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों 12 अप्रैल का डेट चूज किया गया है? यदि बात करें कि 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो 12 अप्रैल का दिन जो है इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में इस दिन को लिखा गया है और यह जो है 12 अप्रैल 1961। क्यों मनाते हैं, आइए बात करते हैं। तो इस दिन जो है अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। अंतरिक्ष युग कहने का अर्थ क्या है कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई? अंतरिक्ष युग कहने का अर्थ है कि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के एक नागरिक थे, उनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। और इनके द्वारा ही वोस्तक 1 अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा की थी, जो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान थी। तो सीधी सी बात है कि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि पहला ऐसा अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो कहाँ के नागरिक थे? तो सोवियत संघ के नागरिक थे। और इनका जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था वोस्तक 1 नाम था, है ना। तो ये सभी बातें आपसे जीके के अंतर्गत पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसी वजह से जो है ये डेट याद रखेंगे 12 अप्रैल का। तो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को जो है यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी और पृथ्वी के चारों ओर पूरी तरह से कक्षा में जो है चक्कर लगाया गया था। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है ये उस वक्त का ही तस्वीर है, 1961 का तस्वीर है और ये तस्वीर है यूरी गागरिन का तस्वीर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये दिवस। लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं कि वर्ष 2028 में कोप 33, और ये देख रहे हैं कब का प्रश्न है। ये वैसे 2028 के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपसे अभी पूछा जा सकता है। क्यों अभी पूछा जा सकता है? पूछा इस वजह से जा सकता है कि कोप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है। पहले योजना बनाया था कि हाँ आयोजन करेंगे, किसका? कोप। कौन सा कोप है? तो कोप 33 का। और कोप 33 कब होने वाला है? तो कोप 33 जो है 2028 में होने वाला है। और इस योजना से पूछा जा रहा है कि कौन सा देश ऐसे है जो कि नाम अपना वापस ले लिया है। तो ऐसा कौन सा देश है? अपना देश ही भारत है। ठीक है, अपना देश भारत है। तो याद रखेंगे अपना देश भारत जो है इससे वापस नाम ले लिया है। भारत कब घोषणा करता है? यहाँ पर जो है यह पर्यावरण से संदर्भित ये प्रश्न है और अच्छे से आपको ये प्रश्न याद होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण में जो भी प्रश्न होता है वह प्रश्न आपको लंबे दिनों तक पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे भारत ने जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 33वें सम्मेलन की मेजबानी का अपना प्रस्ताव क्या करता है? 2028 में 2028 वाला अपना नाम वापस ले लेता है। तो भारत के द्वारा नाम वापस ले लिया गया है। इसकी जानकारी जो है 2 अप्रैल को एशिया प्रशांत समूह को दी गई थी। तो जो मेन है जो संगठन जो है उसको प्राप्त कर दिया गया कि हाँ हम मेरे द्वारा जो हमने लिया तो हो सकता है आप कोई और आप देश को ये जिम्मेदारी आप सौंप सकते हैं। भारत जो है 2028 में कोप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था, है ना। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कब इसकी घोषणा की थी? तो ये 2023 दिसंबर में, जब ये ध्यान रखेंगे 2023 दिसंबर, 2023 दिसंबर में क्या होता है, संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28, यहाँ पर कोप 28 है, ये 2028 नहीं है, ठीक है, ये 28वां एडिशन है। तो कोप का 28वां एडिशन जब हो रहा था, और कब हो रहा था, 2023 में हो रहा था, और यह 2023 में कहां पर हो रहा था, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा था। और जब संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर घोषित करते हैं, संबोधन में कहते हैं कि अब जो है 2028 वाला जो कि एडिशन हो जाएगा 2028 वाला एडिशन हो जाएगा, 33वां एडिशन हो जाएगा। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया जाएगा। ये 2023 में ही घोषित था, ठीक है, लेकिन अब जो है भारत इससे अपना नाम वापस ले लेता है। तो आपको अच्छे से ये प्रश्न याद होनी चाहिए कि कोप 33 से भारत जो है अपना नाम वापस ले लेता है। ये 2023 का ही इमेज है, क्योंकि 2023 में ही भारत जो है बोलता क्या है, क्या मेरे द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाएगा 2028 वाला जो कि 33वां एडिशन होगा, ठीक है। तो ये आपको 28 33 क्या है समझ रहे होंगे बात। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति किसे प्रदान की गई है, तो ये नियुक्ति प्रदान की गई है प्रीति सरन को, है ना। तो याद रखेंगे प्रीति सरन को। और प्रीति सरन जो है वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं। तो ये जो प्रीति सरन आपको देखने को मिल रही है, तो प्रीति सरन क्या है, आप ये भारत की आपको राजनयिक है, और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से, पहले भी यही थी, फिर से इन्हें चुना गया है। और उन्हें जो है 2027 से लेकर 2000 कब तक, 2030 तक की अवधि के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर जो है निर्विरोध चुना गया है। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, यही है प्रीति सरन, ठीक है। तो प्रीति सरन को जो है याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से क्या कर लिया गया है, इन्हें चुन लिया गया है। तो हो सकता है यूएन सेक्रेटरी से भी प्रश्न तैयार किया जाता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, एनएचआई जो बोलते हैं उसके द्वारा। और इसके द्वारा जो एक पहल प्रारंभ की गई है, यह पहल है आरोग्य वन है। क्या है, आरोग्य वन। और आरोग्य वन जो आपको देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा एनएचआई ने जो जैव विविधता, जो पर्यावरण स्थिरता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, तो ये पहल आपको प्रारंभ पता ही रहा है कि कौन सा पहल, तो ये पहल है आपको आरोग्य वन। और ऐसा इस वजह से किया जा रहा है, इसके तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपको देखने को मिलता है, इसके किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय पौधे, कौन से पौधे लगाया जाएगा, औषधीय पौधे और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जिसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्वाभाविक सी बात है कि पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण और पारंपरिक आयुर्वेद को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर जो है, यह जो देखे होंगे कि राजमार्ग, और राजमार्ग के किनारे में क्या है, तो राजमार्ग के किनारे में जमीन जो है, सड़क जो है खाली पड़ी हुई है ना। राजमार्ग आप देखते होंगे तो राजमार्ग के किनारे में सड़क खाली पड़ी हुई है, और इस सड़क के किनारे किनारे क्या किया जाएगा, आरोग्य वन पहल के अंतर्गत जो औषधीय पौधे हैं, औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। जिस क्षेत्र में जो भी पौधा होता होगा, तो उस क्षेत्र के लिए औषधीय पौधा लगाया जाएगा। और इससे क्या मिलेगा, ये बढ़ावा, एक तो पारिस्थितिकी संतुलन इससे बढ़ावा मिलेगा, और जो औषधीय पौधा होगा तो उससे भी फायदा, समाज को फायदा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने, है ना, ध्यान रखेंगे कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य के लिए ओक आपको शाम में पढ़ाया जा रहा है, आप समझते होंगे कि ओक का पौधा क्या होता है, और ओक के पेड़ों की कटाई पर क्या है, रोक लगा दी गई है। तो आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स में है कि ओक, और ओक जो है आप सब शाम में पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है, और ओक के पेड़ों पर जब कटाई रोक लगाई गई है, तो कौन सा, उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ओक जो है सर्वाधिक, यदि भारत में बात करेंगे किस क्षेत्र में, तो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, और यह जो है उत्तराखंड, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के क्षेत्र में, ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह पेड़ों की कटाई पर जो है रोक लगाई है।
तो याद रखेंगे, सीधी सी बात है कि ओके पौधों पर जो है रोक लगाया गया है ना। चलिए, कटाई पर रोक लगाया गया, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसका उपज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, जिसका संबंध किस क्षेत्र से था? और यही जो है इसी से संबंधित आपको थंबनेल पर एक इमेज देखने को मिला था, है ना। तो हाल ही में पार्श्व गायिका जो आशा भोसले थी, इनका हो चुका है निधन, और आशा भोसले का निधन था, तो ये आप सभी कोई जानते होंगे। वैसे प्रश्न क्या हो जाता है, आसान सा प्रश्न है, इनका संबंध जो है संगीत के क्षेत्र से, है ना। संगीत, बॉलीवुड कुछ भी रहे, तो ये आप समझ रहे होंगे कि संगीत के क्षेत्र से। और ये पार्श्व गायिका है, नाम से ही आपको लग रहा है कि पार्श्व गायिका है। तो गायिका आशा भोसले का रविवार 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो जाता है, और ये जो है 92 वर्ष की थी, है ना। और इनका जो है निधन जो हुआ है कई अंगों के फेल होने के कारण हुआ है। और ये जो है आपको एक इनकी यदि बात करें कि बहन, तो इनकी बहन दिवंगत दिग्गज गायिका थी, और इनका बहन का नाम क्या था, लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर की ही ये छोटी बहन थी। और इन ये जो अपने करियर में यदि बात करें कि 8 दशक, कुल मिला के 8 दशक जो अपने लंबा करियर होता है 8 दशक, और अपने करियर के विभिन्न भाषाओं में 12,500 से अधिक ये गाने का इनका रिकॉर्ड है। और कुल मिला के यदि बात करें, ये जो है मीना कुमारी, मधुबाला, जीनत अमान से लेकर काजोल, उर्मिला मातोंडकर, पद्मिनी कोल्हापुरी, और उसके बाद वैजंती माला जैसे दिग्गज अभिनेत्रियों के लिए इन्होंने अपना आवाज ये दी थी, है ना। जो गायिका में होती है तो ये अपना आवाज सुर दी थी। तो ये आप जानते होंगे इनका तस्वीर, ये तस्वीर किनका है, ये आशा भोसले का तस्वीर है, जिनका कि कल अर्थात रविवार को इनका निधन हो गया है, ठीक है। और प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न दिए हैं तो जो भी चर्चित हस्ती होती है उनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि किनका, यदि किन्हीं का निधन हुआ है और निधन हुआ है तो वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी। वैसे ये प्रश्न आसान है, आप लोग सभी कोई संगीत सुनते ही होंगे, तो ये प्रश्न आसान है, उसके बावजूद भी जो है ये आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया है? और आसान सा है, त्रिसेवा सेमिनार और रण संवाद 2026। तो रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार का आयोजन कहां पर? तो ये आसान सा प्रश्न है, यदि पूछा जाता है आयोजन, तो आयोजन याद रखेंगे कहां पर, तो कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में ये आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई है? और ये सब प्रश्न जो है आपको वर्ल्ड लिनियर के अंतर्गत सीधे तौर पर पूछा जाता है, तो ज्यादा यहां पर फैक्ट नहीं बनता है। तो जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप 2026 और 26 का आयोजन कहां पर? तो ये आयोजन कहां पर? तो उत्तराखंड में ये आयोजन हुआ है ना। तो उत्तराखंड में आयोजन हुआ है, तो अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अभी ये आयोजन जो है आपको, यह आयोजन 8 से 12 अप्रैल 2026 तक जो है कहां पर, ये एक आपको टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न लगातार तीसरा दिन जो है आपको कुछ ना कुछ इससे संबंधित प्रश्न मिल रहा है। और आर्मेटिस 2, और आर्मेटिस 2 से जो है बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, एक बार तो एक पहला प्रश्न करवाया था कि आर्मेटिस 2 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा प्रश्न करवाए थे कि इसमें एक जो महिला गई थी कि चांद कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका नाम भी आपको बता देते थे, क्रिस्टीना कोच। फिर से एक बार आज रिवीजन भी कर लेंगे। और आपसे आज का प्रश्न क्या है, आज देख लेते हैं कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये तो आसान सा है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, आसान है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है देख लेते हैं कि जिसके द्वारा लॉन्च किए गए आर्मेटिस 2, और आर्मेटिस 2 भी करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेटिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी, अब देखिए आज के प्रश्न में यही है कि मनुष्यों के द्वारा जो है तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह जो बनाया गया है तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका के द्वारा, है ना। तो अंतरिक्ष एजेंसी, अब जब प्रश्न दिया गया है तो अमेरिका के द्वारा, और इस प्रश्न के अंतर्गत में जो है आपको बहुत सारी बातें लिखा हुआ है कि सबसे लंबी दूरी, और ये जो है अब जो है
एकदम 10 दिन के अंतर्गत में जो है अपने ये कक्षा से बाहर होकर पृथ्वी पर जो है प्रशांत महासागर में उतर चुका है। ठीक है, और कौन कौन एकदम सफल उड़ान रहा, तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की क्या है, यह एजेंसी है, और इस एजेंसी के द्वारा जो है हाल ही में जो है लॉन्च किया गया, लॉन्च कौन सा किया गया था, आर्टेमिस 2 लॉन्च मिशन किया गया था, है ना। और यह क्या किया था, चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से लगभग आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो 2,52,000 आपको 752 मील, है ना। तो 2,52,752 मील यदि बात करें तो ऐसे आपको किलोमीटर में लिखा हुआ है ना, कि 4,00,000 आपको 6,765 किलोमीटर की दूरी तय कर मनुष्यों के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि आप मील रटें और या किलोमीटर रटें, ठीक है, ये सब आवश्यकता नहीं है रटने की आवश्यकता यह है कि सबसे लंबी दूरी, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि मनुष्यों के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है तो किसके द्वारा, आर्टेमिस 2 के द्वारा बनाया गया है, यह याद रखेंगे, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नासा के आर्टेमिस 2 एक बार फिर से ले लेते हैं, ये जो आपको बता चुके हैं कि इसमें जो 4 व्यक्ति को भेजा गया था, कितने व्यक्ति को, तो 4 व्यक्ति को भेजा गया था, जिसमें से 3 अमेरिकी नागरिक थे, क्या थे, 3 अमेरिकी नागरिक थे, और 3 अमेरिकी जो नागरिक थे इसमें कौन थे, रीड आपको वाइजमैन थे, विक्टर ग्लोवर थे, और क्रिस्टीना कोच थे। यही क्रिस्टीना कोच जो एक महिला आपको देखने को मिल रही, और सभी पुरुष हैं, और एक जो है कनाडा के नागरिक थे, और कनाडा के जो नागरिक थे कौन थे, जेरेमी हैंसेन थे। तो ये आप लिख लेंगे कि कौन कहां के नागरिक थे, और इसमें जो एक महिला, और महिला इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको क्रिस्टीना कोच है, क्रिस्टीना कोच सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, पहली महिला है कि जो कि चांद की कक्षा में प्रवेश की थी। ठीक है, इतना कम से कम बात है, आप याद रखेंगे। इमेज की बात करें तो इमेज जो है आपके पास है, और ये जो है कुछ व्यक्ति जो प्रशांत महासागर में जब इनका सफल क्या कह सकते हैं कि ये उतरी थी, तो यहाँ पर जो है सभी को जो है प्रशांत महासागर में उतार कर परीक्षण किया गया, उसके बाद जो है ये अपना अपना घर पहुंची होगी। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है क्रिस्टीना कोच, और क्रिस्टीना कोच अच्छे से सबसे महत्वपूर्ण, इसमें से यदि 4 में यदि बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्टीना कोच है। क्यों, क्योंकि यह क्या है कि पहली महिला है, अभी तक में जो है चांद की कक्षा में जाने वाली यह पहली महिला है, इसी वजह से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और सबसे लंबी दूरी तक भी ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पहला ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा यहां पर नहीं है कि पहला ब्रांड एम्बेसडर है, और पहला ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी का, जिंदल, नाम सुने होंगे जिंदल, जो आपको स्टेनलेस स्टील बनाती है ना, स्टील की कंपनी है। तो ये जो है जिंदल स्टेनलेस स्टील, वैसे बहुत सारे इसका काम है, लेकिन यहां पर जो है स्टील के बारे में देखते हैं। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, और ब्रांड एम्बेसडर उसे बनाया जाता है, आप लोग ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं कि जो हाल ही में जो है चर्चित व्यक्ति रहते हैं। और चर्चित यदि बात करें, इसमें से 4 में से सबसे चर्चित यदि आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो सबसे चर्चित अभी जो नाम है, जो फेम है, वह है रणवीर सिंह का नाम है। क्यों, क्योंकि इनका जो फिल्म अभी आया है, और फिल्म से भी संबंधित प्रश्न आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न करवा चुके हैं ना, तो ये जो फिल्म आया है, तो फिल्म में जो है एकदम धुरंधर, आप देखे होंगे कि धुरंधर में जो है प्रमुख अभिनय का रोल जो है इनके पास ही रहता है, और इससे जो है बहुत ज़्यादा ही ये चर्चित बने हुए रहते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिंदल का भी जो है, जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को बनाया गया। याद रखेंगे, रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर यह सिंह है ना। अगला प्रश्न तो नहीं है, लेकिन पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, आइए देख लेते हैं कि निम्न में से किस देश के नागरिकों को सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला स्थान किसे प्राप्त है, तो सबसे पहला स्थान जो है दिया गया है, यह प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, स्विट्जरलैंड, है ना। तो आसान सा प्रश्न है, यह प्रश्न का आज जवाब क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। और आज का प्रश्न जाते जाते आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना होगा, इसका सही जवाब क्या है। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी, ये इस पे ध्यान रखेंगे, भारत की पहली आपको क्या है, चालक रहित पॉड टैक्सी, और यह परियोजना को जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है। यदि आपके पास इसका उचित आंसर है तो आप लिखने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पिछला वीडियो जाएंगे, उसमें जो है आप देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है ना। और जाते जाते जो है आपसे थोड़ा सा बातचीत करते हुए जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर हैं या किसी भी चैनल पर हैं,
तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक चैनल जुड़ सकते हैं उस चैनल से। यदि आपको लगता है कि और भी मेरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है तो आप YouTube पर सर्च करेंगे जीएस मानचित्र। ठीक है, अरे है ना, तो ये जीएस मानचित्रा आप सर्च करेंगे और जीएस मानचित्रा नाम से जो है आपको एक यूट्यूब चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर जो है आपको और सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, अभी जो है सब्सक्राइबर वहाँ पर कम है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है लाइव क्लास होने लगेगी। तो आप जुड़ सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता है जीएस मानचित्रा से जुड़ने का तो उससे भी जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा ही चैनल है। और ये चैनल पर से जो है थोड़ा धीरे धीरे जो है आपको दूसरे चैनल पर, जो नया चैनल है उस पर आपको लाइव होने वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, नए चैनल ही सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।